हेलो फ्रेंड्स, हक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। इसके कुछ बेसिक चीज़ जो था वो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो, ये चिकना सतह है, प्रकाश यहाँ से आया और पुनः ये इसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से ये आया था। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें निम्नलिखित बिंदु है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। इन सब को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपतित किरण, आपतित किरण जो है ये इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। तो किसी परावर्तन सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये परावर्तन सतह है, इस पे जो प्रकाश की किरण आ रही है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पे OA क्या है? OA क्या है? आपतित किरण है। परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है उसे क्या कहते हैं? ऐसे बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ O क्या है? आपतन बिंदु है। टकराने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है? परावर्तक सतह है। ये जो किरण उधर से आ रही है, प्रकाश की किरण, ये इस O बिंदु पे टकराती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देख लेते हैं परावर्तित किरण किसको कहते हैं। तो परावर्तित किरण, इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। परावर्तित किरण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन रे। वह किरण जो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ OB क्या है? परावर्तित किरण है। OB क्या है? परावर्तित किरण है। यानी कि ये चिकने सतह हुआ ये, और यहाँ से प्रकाश आया, आने के बाद ये जो टकराया इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। यानी आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में मुड़ती है उसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसके बारे में जान गए। चलिए और देखते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। OM क्या है? अभिलंब है। यहाँ पे OM क्या है? अभिलंब है। आपतन बिंदु कौन हो गया? यहाँ पे ये आपतन बिंदु। इस पे जो ये खिंचाया लंब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतन कोण क्या हुआ कि इसको इंसिडेंट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। कोण AOM बराबर I इक्वल टू आपतन कोण। यानी ये मान के रखो, एक कोई दर्पण है और इस पर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। आने के बाद ये इधर मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ये वाला, इसे ये हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम है। एक हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा,
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I=R। यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही समतल में है। और दूसरा क्या था कि आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। अब देख लेते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब है, ये एक समतल दर्पण में इस पे लंबवत प्रकाश की किरण पड़ी, उधर से आया, फिर यह क्या हुआ, पुनः उसी माध्यम में लौट गया। यानी क्या होता है कि किसी भी समतल दर्पण पर अगर लंबवत कोई किरण पड़ती है तो वह पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी ये समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन का यही मतलब एक रूल है कि मतलब अगर अभिलंब पड़ेगी तो वह उसी माध्यम में यानी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और इन दोनों कोणों का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है अभिलंब के साथ, यानी ये एंगल नहीं बनाता है। अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी। ये यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ सीधा क्या कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ेगा और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। चलिए अब आभासी प्रतिबिंब को देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हुआ, वास्तव में मिल रही थी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या हो रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये याद रखना। ये 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या था, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो रहा था, सीधा हो रहा, उल्टा हो रहा था। वस्तु की अपेक्षा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है। क्या होती है, इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है,
जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होती है, परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में ये हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको, आभासी प्रतिबिंब को। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के आगे बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसमें, आभासी प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण के आगे बनेगा और इसमें क्या बनेगा, पीछे बनेगा। अब देखते हैं गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, स्फेरिकल मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोला होता है उसी का ये भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो गया उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह को रजितित किया जाता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखो एक दर्पण है, इसके भीतरी सतह को रजित कर दिए, कलई कर दिए, यानी रंगा दिए, पेंट कर दिए, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको कॉन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है। और दूसरा है अवतल दर्पण। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जस्ट इसका उल्टा है, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह को रजित किया जाता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देखो इसमें ऐसे ये दर्पण है और उसके बाहरी सतह को क्या किया गया है, पेंट कर दिया गया है, रंगा दिया गया है, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो समझ गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण में अंदर के सतह को क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, रंगाया जाता है, रजित किया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण में बाहरी सतह को रंगाया जाता है। तो बस यही बेसिक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में देख लेते हैं। जैसे ध्रुव हो गया, इसको पोल कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता तिर्ज्या, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। और आगे है मुख्य फोकस जिसको कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस इसको कहा जाता है। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले फिगर में हम समझा देते हैं किसको कहते हैं, फिर एक एक करके डिफिनेशन सबका देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये गोलीय दर्पण का सेंटर है, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता तिर्ज्या, इसको क्या कहते हैं, वक्रता तिर्ज्या। और ये फोकस है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस दूरी इसको कहते हैं। और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, मुख्य अक्ष इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे जो बिंदु P है, P जो बिंदु है इस जगह पे, इस P बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको बारे में देख लेते हैं विस्तार से। तो ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को दर्पण का ध्रुव होगा, इस जगह पे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेना, दर्पण का वक्रता यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, परावर्तक सतह कौन हो गया, ये परावर्तक सतह है, ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, इसका केंद्र ये हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, अभी फिगर में दिखाए थे, C से सूचित किया जाता है।
यानी वक्रता केंद्र समझ गए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किसे सूचित करेगा, सी से सूचित करेगा। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को किसे सूचित कहते हैं, आर से सूचित किया जाता है। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, ये गोलीय दर्पण था, यहाँ से यहाँ एक सी बिंदु था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। समझ गए। यहाँ सी से ये दर्पण का जो दर्पण तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो इसको समझ गए। इसको किसे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। मुख्य अक्ष अभी बता, ये एक दर्पण है और ये जो एक्सिस है, एक्स डैश एक्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से, ध्रुव यहाँ पे सी था, यहाँ ध्रुव यहाँ पे पी था और वक्रता केंद्र यहाँ सी है। इससे जाने वाली होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इसी को। यानी एक्स डैश एक्स को इससे सूचित किया जाता है, किसको, मुख्य अक्ष को सूचित किया जाता है एक्स डैश एक्स से। आगे देखते हैं कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव जो P था वहाँ से और फोकस जो F था, उन दोनों के बीच की दूरी को, ये गोलीय दर्पण है, यहाँ पे P है और यहाँ पे F है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ पे C रहता है और ये C जो होता है ये फोकस दूरी, यानी C से दर्पण की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी से दोगुनी होती है, ये भी याद रख लेना। तो क्या बोला कि फोकस दूरी किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव P से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसको किससे सूचित किया जाता है, F से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। आगे देख लेते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। किसमें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है देखते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी ये क्या है, यहाँ से C हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं और यहाँ पे F रहता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F कहते हैं। तो क्या कहता है, ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या यानी R की क्या होती है, इस R की क्या होती है, आधी होती है। यानी R बराबर जो होगा वो 2F हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी का R क्या है, दोगुना है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। नीचे हम उसका मतलब फार्मूला भी दे दिए हैं कि R यहाँ पे लिखा हुआ R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2। यानी आप इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। और नीचे कुछ फैक्ट के बारे में हम दे दिए हैं नोट में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे आगे चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको याद रख लेना। अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग बिंब की दूरी कहते हैं, U से सूचित किया, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। V यानी प्रतिबिंब की दूरी, ये भी निगेटिव होता है। और फोकस दूरी F जो होता है ये भी निगेटिव होता है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, बिंब की दूरी को ही हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं। तो बिंब की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। लेकिन ये प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। तो ये नोट में बता दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग फिर आगे का मतलब जो भी बचा है इस टॉपिक से, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक जो भी लाइव या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें,
ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।